मुर्दा घर में मेरी लाश पड़ी है। मालगाड़ी से उतारी गई बंद बोरियों सी फूली लेबल लगी 3-4 लाशें और भी मुर्दा घर में पड़ी हैं। जब मेरी लाश मुर्दा घर में लाई गई तो सूरज धीरे धीरे दूर मटियाली पहाड़ियों की ओट में फिसल रहा था और पहाड़ी पर टिके बादलों में आग के गोले की लाल किरणें शोला सी भड़क रही थीं। उफुक से लूटी हुई लाली बंद खिड़की के शीशों में जलते लोहे सी पिघलने लगी। धुंध और मिट्टी के गुबार में अंधेरे के जर्रे तैर रहे थे और मैं पहचान न सका कि मुझे मुर्दा घर में कौन लाया है। साए धीरे धीरे रोशनी को निगलने लगे और फिर रोशनी और साए का फर्क मिट गया। कमरे में अंधेरा काले नाग की तरह रेंग रहा था। सुर्खी स्याह हो चुकी थी। आग का गोला अंधेरे के गार में डूब चुका था। अंधेरा सरकते सरकते बहुत करीब आकर मेरे सिरहाने खड़ा हो गया। लाशों के सफेद कफन भी स्याह पड़ गए। मुर्दा घर, बरगद का बूढ़ा पेड़, बिजली का खंभा, अस्पताल की वसीय इमारत, सामने नर्सों के क्वार्टर, सड़क, घास, फूल, कांटेदार तारें, साइकिल स्टैंड, मरीजों के कमरे, हदबंदी की दीवार, सब पर मौत की काली छाया फिर गई। मरीज वार्डों में दाखिल हो चुके थे। उनके मिलने वाले घर लौट गए। एम्बुलेंस वैन और मुर्दा घर की गाड़ी यतीमों सी खड़ी थीं। कभी कभी कोई कराह लेता था। लौटता हुआ परिंदा पर फड़फड़ा लेता था। हॉर्न बजाना मना था लेकिन दूर से इस सन्नाटे में सुनाई दे जाता था। करीब किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। शायद कोई लाश और लाई जा रही थी। लेकिन आवाज आगे बढ़ गई और कुत्ता आवाज के पीछे देर तक भौंकता रहा। दरख्तों के पत्ते गिर रहे थे। सूखे खड़खड़ाते पत्ते और तेज हवा टहनियों में गोली की आवाज की तरह गूंज रही थी। और फिर आवाजें धीरे धीरे सन्नाटे में खो गईं। ऐसे में कोई पत्ता भी गिरता तो मैं सहम जाता। मुर्दा घर के दरवाजे की दराज से रोशनी की एक लकीर न जाने कहां से आ जाती और जब वो भी गायब हो जाती तो अंधेरा और भी गहरा हो जाता। मैं मर चुका हूँ। फिर भी न जाने कब से एक बेनाम सा खौफ मेरी रूह में गड़ा जा रहा है। बरगद के पेड़ पर उल्टी लटकी चमगादड़ों को देखकर एक बार लाशें भी कांप जाती हैं। कोई चमगादड़ जब मुर्दा घर की एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ उड़ती टकराती है तो कमरे में अंधेरे की भटकन और भी तेज और गहरी हो जाती है। मेरी मौत कैसे हो गई? अभी कुछ लम्हे पहले मैं जिंदा था। मेरा ख्याल है कि मैं अब भी जिंदा हूँ क्योंकि मेरी लाश अब भी सर्दी में ठिठुर रही है और मुझे अब भी कुछ कुछ याद आता है। कुछ मध्यम मध्यम सा, महूम सा कुछ। मुझे कोई रोग नहीं हुआ। पीठ पर किसी ने छुरा नहीं घोंपा। दिल दिमाग में कोई गोली नहीं लगी। न हरकतें कल्ब बंद हुई, न दिमाग की कोई नाली फटी, न जिस्म जला, न दिल से दर्द उठा। तो फिर मैं अचानक मर कैसे गया? साथ वाली लाश ने शायद करवट बदली। अब उसके मरने का एक सबब है, एक सिलसिला है। शायद इंसान की मशीयत का राज इसी में मुज़म्मा है। पहले हल्के हल्के खांसी हुई, फिर मुतवातिर खांसी आने लगी, बुखार भी होने लगा। जिस्म दुबला नहीफ, चेहरा पीला जर्द और दिल उदास हो गया। फिर खांसी के साथ खून भी आने लगा और जब खून आने लगा तो वो घबरा गया कि अब वो किसी दिन किसी भी लम्हे मर सकता है। उसे अंदर ही अंदर कोई खा रहा है, कोई घुन लग गया है। वैसे उसे कोई भी रोग हो सकता था। रोग के इंतखाब में वो आज़ाद नहीं था। साथ वाले बिस्तर पर पड़े पड़े उसने एक दिन बताया था कि वो बरसों से इस रोग को पाल रहा है, बड़े प्यार से, बड़ी रिफाकत से, ऐसे ही जैसे वो किसी नस्म की तख्लीक कर रहा है, बे-इख्तियार, नामालूम, बे-इरादा। और तब उसे मालूम हुआ कि वो शेर के साथ साथ दिक के जरासीम भी पाल रहा है। जब लिखते लिखते उसे जोरों की खांसी हुई, फेफड़ों में दर्द हुआ और खून का एक काला धब्बा कोरे कागज पर जा पड़ा। एक शेर की तख्लीक, अंधेरे के खला में भटकती हुई, आसिफ ज़दा नजिस साए सी जिंदगी। शेर और दिक के जरासीम शायद एक साथ ही जन्म लेते हैं, एक साथ ही पलते हैं। उसने कहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। कितना रोमांटिक तसव्वुर था उसका, जैसे तपे दिखी शेर का सर चश्मा है। साथ वाले वार्ड में कोई अखबारगी कराह के टूट गया। उसने मुझे देवमाला का एक किस्सा सुनाया। फेलो स्टेट्स बड़ा ताकतवर था लेकिन इसके पांव में एक ऐसा जख्म था जिससे बड़ी नफरत अंगेज बदबू आती थी।
उसके साथ ही उसके रिश्ते हुए जख्म और बदबू को बर्दाश्त न कर सकते थे। उसके पास एक कमान थी जो दुश्मनों को फना कर सकती थी और जिसका निशाना अचूक था, मगर उसके जख्म का कोई मुदावा नहीं था। बदबूदार रिश्ते हुए जख्म के बाइस उसके साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन अपने दुश्मनों पर फतह पाने के लिए उन्हें उसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सिर्फ उसके पास ही नाकाबिले तस्खीर हरबा था। लेकिन अगर किसी का जख्म ज्यादा गंदा है तो क्या वो इसी से बड़ा फनकार है, या जिसकी सलाहियत ज्यादा है उसका जख्म भी बड़ा है? मैंने पूछा। वो थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला, तुम ठीक कहते हो, सवाल जख्म का नहीं बल्कि ये है कि कौन जख्म खुर्दा है, एक आम कुंद जेहा या एक महाकवि। उसने करवट बदली। वो जोर जोर से खांसने लगा और खून की एक धारा उसके फेफड़ों से फूट पड़ी। उसने नीम बंद आंखों से कमरे में पड़े सब मरीजों को देखा और फिर सो गया। नस देर से आई थी और वो जा चुका था। आज उसने अपनी प्रेम कहानी सुनाई थी। चांदनी में लिपटे हुए चीड़ के दरख्तों से हवा गुजरते हुए रो रही थी। बेहिसी मुझ पर तारी होने लगी। बस इतना याद है कि सफ़ेद कपड़ों वाली कोई औरत ट्राली में दरवाजे के सामने से गुजर गई। वो ना तो शायर है और न ही इख्तिलाज कल्ब की मरीज। फिर उसने खुदकुशी क्यों की? लोग कहते हैं कि उस पर किसी भूत का साया है। जब भी वो कमरा और खिड़कियां बंद करती है और पर्दे गिराती है तो उसे कोई खौफ जकड़ लेता है। चारों तरफ खामोशी होती है, मुकम्मल सन्नाटा, लेकिन वो इस दीवार से इस दीवार की तरफ भागती है। तुम कहाँ हो? सामने क्यों नहीं आते? लो, मैं दरवाजे खोल देती हूँ, खिड़कियाँ खोल देती हूँ, पर्दे हटा देती हूँ। ईश्वर के लिए बाहर निकल जाओ, वो चिल्लाती और फिर दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देती है, पर्दे हटा देती और एक लंबी सांस लेती और सोफे पर मफलूज सी गिर पड़ती। उफ! और फिर जब वो दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करती और पर्दे गिरा देती, कमरे में मुकम्मल अंधेरा और खामोशी हो जाते तो यही ड्रामा शुरू हो जाता। वो चिल्लाती, मैं पागल हो जाऊंगी। क्या वो पागल नहीं थी, जिसे बंद अंधेरे कमरे में किसी भटकते हुए आशा से बिछड़े परिंदे के पर फड़फड़ाने की आवाजें आती हैं? जहाँ जहाँ वो जाती है ये परिंदा उसके साथ साथ जाता है। वो उससे भागती है, इस दीवार से उस दीवार तक, एक रेस्तोरां से दूसरी तफरीहगाह तक, पहाड़ी मुकामों पर, समुंदर के किनारे, सुनसान वीरान जगहों और भरे पूरे बाजारों में, लोगों के हुजूम में, अकेले। ये परिंदा उसके शाने पर बैठा रहता है, न उड़ता है न मरता है। जब कैजुअलिटी रूम में उसे ले जा रहे थे तो मैंने उसे देखा था, ताज़ा खिले पीले फूल की तरह खूबसूरत, खोई खोई सी आंखें, हैरत भरी, बिखरे हुए बाल, जुनू खेज, खामोश, संजीदा। और जब उसने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ले तो इसकी रूह को कुछ सुकून मिला। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शायद उसकी नींद गायब हो चुकी थी, एक अटूट नींद, आलमे जज्ब के लिए, जिसमें महज ख्वाब है, हकीकत नहीं। शायद ये मौत उन्हीं ख्वाबों के बाइसा थी। मुर्दा घर में उसकी रूह प्रेत सी घूम रही थी, एक भटके हुए आशा से बिछड़े परिंदे की तरह, एक दीवार से दूसरी दीवार तक। आज शाम को मिलना, 7 बजे, ठीक 7 बजे, पार्क में। ओके, नर्स ने डॉक्टर को जवाब दिया और मुस्कुरा दी और फिर मरीज को इंजेक्शन लगाने में लग गई। मुझे समझ नहीं आता कि लोग एक छलावे से इतना क्यों डरते हैं, अपनी जिंदगी एक वाहमे के लिए किस तरह बर्बाद कर देते हैं। नर्स कह रही थी, पुआ सोल, किसी से इश्क विश्क हो गया होगा। वो बोली। मैंने करवट बदली। क्या इश्क के बगैर इंसान की नजात नहीं? सवाल इश्क या खुदकुशी का नहीं, सवाल उस वाहमे का है जिसके लिए लोग जिंदगी लुटा देते हैं। शायरा ने कहा था, क्या हकीकत है और क्या वाहिमा, क्या सदाकत है और क्या शायरी? इन सवालों का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ शायरा? न मैंने कभी शेर की तख्लीक की है, न ही किसी से प्यार। मैं तो एक आम आदमी हूँ। न जाने उस नीम शोरी हालत में मुझे बचपन की बातें क्यों याद आ रही थीं। मैं छत पर पतंग उड़ा रहा था, पतंग ऊपर ही ऊपर उड़ता जा रहा था, आकाश के वसीअ खुलेपन में, जैसे वो किसी डोर से नहीं बंधा, महज हवा के दोष पर ऊपर ही ऊपर उड़ रहा है। एक दूसरा पतंग उसकी तरफ बढ़ने लगा।
धीरे धीरे से वो एक दूसरे के करीब आते गए। करीब आते आते एक दूसरे से उलझ गए। डोर खत्म हो रही थी। डर था कि मेरा पतंग कट न जाए। मैंने एक झटका दिया, दूसरे का पतंग कट गया। मैं खुशी से उछल पड़ा। कटा पतंग बहुत देर तक हवा में तैरता रहा और हम बहुत दूर तक उसके पीछे भागते रहे। पतंग बैरी के एक दरख्त पर कांटों में उलझ गया। झट में दरख्त पर चढ़ गया। कांटों में उलझते मैंने पतंग झपट लिया। मेरा जिस्म जख्मी हो चुका था, मेरे कपड़े फट गए थे, लेकिन जीत के नशे में मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। जब मैं नीचे उतरा तो एक भद्दा सा बड़ा लड़का खड़ा था। वो मुझे घूर रहा था। ये पतंग मेरा है, उसने कहा। मैंने डरे हुए लहजे में उससे कहा, ये मैंने जीता है। देता है या दूं एक? और उसने मुझे एक गंदी गाली दी थी। मैंने दरियुज़ागर नज़र से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके उठते हुए हाथ देखकर मैं कांप गया। मैंने पतंग उसे दे दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक चूहा हूँ जो बिल्ली के डर से अपने बिल में घुस गया है। और फिर मैंने पतंग उड़ाना छोड़ दिया। हर खेल, गेंद बल्ला, हॉकी, फुटबॉल, सब कुछ छोड़ दिया। हर जगह तो बड़ा लड़का था। मैं अकेला दूर निकल जाता, रेल की पटरियों के साथ साथ चलता रहता और पुलिया पर जा बैठता। रंग बिरंगी तितलियां पकड़ने की कोशिश करता। मैं घंटों इसी तरह भूखा प्यासा दुनिया से बेखबर काली, पीली, नीली, कौसे कुज़ह तितलियों के पीछे भागता रहता, या बारिश के दिनों में कागज की नाव चलाता रहता जब तक कि उनमें पानी न भर जाता और वो डूब न जाती। शायद बेकार घूमते हुए उन लम्हात में मैंने महसूस किया कि मैं शायर हूँ। मैंने वो शहर छोड़ दिया। क्यों? रोजगार की तलाश में या किसी दूसरे के खौफ से? लेकिन ये फैसला मैंने उस दिन किया था जब वो बड़ा लड़का अपनी कार में अपनी नई ब्याही बीवी को लिए फर्राटे से मेरे पास से गुजर गया। कार की धूल के गुबार में मैं लिपट गया। उसकी बीवी से मुझ इश्क नहीं था, लेकिन वो बचपन में मेरे साथ पानी में नाव जरूर चलाया करती थी। कभी तुम शायरी खूब करते हो, क्या उस लड़की को आज़ाद नहीं करा सकते? मेरे दल ने शायरा से पूछा। किस लड़की को? लेकिन वो तो मर चुका था। उसकी सब बहस खत्म हो चुकी थी। शायरा का फर्ज क्या है? उसका विश्वास क्या है? मेरे दिल में शक के काले बादल मंडलाने लगे। मेरा विश्वास क्यों डोल गया? मेरा गुस्सा, मेरी तशद्दुद की ख्वाहिश उस वक्त गायब हो गई जब आधी रात को जेल में दो हाथ किसी दूसरे के सिरहाने के नीचे से डबल रोटी चुरा रहे थे। कमरे में कार के पहियों के घिसट कर जोर से रुकने की आवाज आई। एकदम ब्रेक लगी और एक चीख फिजा में गूंज उठी। कार की रोशनी का आईना अंधेरे में घूम गया और सफेद कपड़ों में लिपटी लाशें जगमगा उठीं। कार एकदम स्टॉप हुई और फर्राटे भरती हुई निकल गई। कमरे के अंधेरे में बड़ी देर तक चीख गूंजती रही। चारों तरफ से चीखें गूंजने लगीं। दूर रात के अंधेरे में कोई सिसक सिसक कर दम तोड़ रहा था। पहले उससे जना बिलजब्र किया गया और फिर उसे नंगा करके सर्दियों की ठिठुरती रात को बिजली के खंभे के साथ लटका दिया गया और उसके सीने में गोली दाग दी। उसके सर पर बिजली का बल्ब जल रहा था। उसके बरहना जिस्म का हर जख्म रोशन था। ऐसी ही एक चीख मैंने फिर सुनी। रात के अंधेरे में गाड़ी धीरे धीरे रेंग रही है। एकदम ना रों का शोर बुलंद हुआ और गाड़ी रुक गई। नेज़े, भाले, बल्लम, तलवार लिए लोग गाड़ी में घुस आए। जिस्म कटने लगे। औरतें, मर्द, बच्चे को चांद की गेंद की तरह हवा में उछाला और फिर नीचे भाला रख दिया। रात के सन्नाटे में एक चीख गूंजी और फिर एक कहाका बुलंद हुआ। सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन वो तन्हा अभी तक सूली पर क्यों लटका हुआ है? रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है। बाहर कदमों की चाप सुनाई पड़ रही थी। बरामदे के पत्थरों पर जैक बूटों की खटाखट खटाखट, शोर और धुआं, और फिर एक काल कोठरी से एक नौजवान को खींचकर निकाला गया। रात के खामोश अंधेरे में चोरों की तरह उसे शहर से बाहर ले जाया गया और नदी के किनारे उसके टुकड़े टुकड़े करके पानी में बहा दिया गया। जैक बूटों की आवाज पत्थरों पर बड़ी देर तक लौटती रही। दन दना दन गोलियां चल रही थीं। औरतें, मर्द, बच्चे सब निहत्ते। भगदड़ मची हुई थी। चार दीवारी के घेरे में शाम की तारीकी में उन्हें गोली से उड़ाया जा रहा है।
सीनों पर गोलियों के दाग लिए अंधेरे में लोग घूम रहे हैं और अंधेरे के समुंदर में अपने चेहरे देखते हैं। और फिर लोग और लोग और लोग। हजारों लोगों की भीड़ शाहराह पर आगे बढ़ रही थी। समुंदर के तूफान की तरह फैलती जा रही है। जय जयकार के नारे लगाती, परचम लहराती और एक आदमी भीड़ के सामने से चला आ रहा है, एक फटा हुआ फुरेरा लिए। उलझे हुए कदमों तले धरती फिसल रही थी। बार बार भीड़ के रेले से वो पीछे धकेल दिया जाता था। फिर भीड़ के भंवर में वो फंस गया। लोगों ने शोर मचाया, रास्ते से हट जाओ नहीं तो कुचले जाओगे। लेकिन वो प्रेत ज़दा रूह की तरह आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो लोगों के पांव तले रौंदा जा रहा था। वो बार बार उठा खड़ा होता और फिर कुचल दिया जाता। उसका चेहरा गुस्से और हकारत से लाल हो रहा था। अचानक भीड़ में कहीं से एक हाथ उठा, एक खंजर बिजली की तरह चमका, एक चीख की आवाज आई। परिंदे डर के मारे दरख्तों से उड़ गए और फिर ये आवाज भीड़ के फाते शोर में खो गई। ये तीसरी लाश क्या उसकी है, जो काले, पीले, नीले चेहरों में से उभर कर आई है? एक लाश रौंदी हुई, कुचली हुई, लहू का फव्वारा और देर तक गूंजती हुई चीख। उसने फटी फटी निगाहों से चारों तरफ देखा। जब खंजर बिजली सा चमकता है, गोली दन से चलती है, कोई कत्ल होता है या खुदकुशी करता है तो सन्नाटा क्यों छा जाता है? क्या जख्म की कोई जबान नहीं होती? जख्म के होंठ तो होते हैं, आवाज क्यों नहीं? पीस इज रिटन ऑन दी डोर स्टेप इन लावा। मैंने डायरी में लिखा था। वो हाथ कहाँ है? बेरहम कातिल हाथ। लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। लोगों का हुजूम आगे बढ़ चुका था। दुश्मन अनजाना था, बेनाम था, अंधेरे में खो चुका था और वो अपने दुश्मन, वो उसे अपना दोस्त समझता था जिसने उसे जिंदगी में हर लम्हा दहशत ज़दा रहने की अज़ियत से नजात दिलाई थी, का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। मैंने उन हाथों को देखा ज़रूर था जिन्होंने उसको कत्ल किया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सकता। कल तक उन हाथों को मैं पहचान सकता था। ये वही हाथ थे, उस बड़े लड़के के, जो एक मासूम लड़के को पीट रहे थे। ये वही हाथ थे जो बंदूकें ताने गोलियां चला रहे थे। ये वही हाथ थे जो लाश के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा रहे थे। ये वही हाथ थे जो उस लड़की के कमरे में भटकते हुए परिंदे का गला घोंट देना चाहते थे। ये वही हाथ थे जो अंधेरे में एक साथी की डबल रोटी चुरा रहे थे। लेकिन आज मैं इन हाथों को नहीं पहचान सकता। शायद इसलिए कि मैं मर रहा हूँ। क्या मैं वाकई मर चुका हूँ? सुबह की पहली किरण कमरे में चोरी छिपे दाखिल हुई। यादें धुंधली पड़ती जा रही थीं। अगर इन लाशों के बारे में मैं कुछ न जानता तो बात कितनी सादा होती। मोहब्बत की तस्लीस, एक औरत, दो मर्द, कत्ल, खुदकुशी और तपेदिक। लेकिन ये तस्लीस नहीं थी, क्योंकि मैं भी तो मुर्दा घर में मौजूद था। चौथा आदमी। कदमों की हर आहट से मैं चौंक जाता। शायद कोई मेरी लाश लेने आया है। शाम तक लोग आते रहे और बारी बारी सब लाशें ले गए। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। क्लॉक ने 3 बजाए। सन्नाटा एक लहजे के लिए टूटा और फिर खामोशी। इस सुनसान, ठिठुरती हुई सर्द रात में कौन आएगा? और वो भी एक मुर्दे के लिए। शायद कोई लाश लेने आया है। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठता हूँ और गिर पड़ता हूँ। कमरे में किसी के रेंगने की आवाज़ आई। घुप अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आने वाले की शायद आंख चमक रही थी। क्या सांप की भी आंखें होती हैं? उसकी लाल जबान शोले की तरह अंधेरे में लपक रही थी, लेकिन मुझे जरा महसूस न हुआ। सांप मेरे करीब आ गया और फन उठाकर खड़ा हो गया। सिर्फ सांप ही जिंदा था और मैं अकेला पड़ा था। मैं छत को देख रहा था, जिसकी न तो कड़ियां थीं कि गिन सकता, न खुला आसमान की तारों की छांव ही होती। बाहर 2 आदमी बातें कर रहे थे। इस लाश का क्या बनेगा? कोई नहीं आया। दूसरा बोला, लावारिस है शायद। मैंने आंखें बंद कर लीं। दरवाजे पर जंग लगा ताला लगा था। वक्त के स्याह समुंदर में सफ़ेद बाबान फैला के मेरी लाश का जहाज सदियों से चल रहा है। इसकी न कोई मंजिल है न साहिल। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। दोस्तों, इस अंधेरे में मैं कब से भटक रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वो मेरे सामने एकदम आ खड़े होते हैं। बाजार में, गली में, मोड़ पर, सीढ़ियों पर, हर उस जगह जहाँ अंधेरा गहरा होता है।
बिजली के खंबे पर बरहना औरत की लाश क्रॉस की तरह उठाए वो मेरे सामने आ खड़ा होता है और मुझसे पूछता है, बताओ इसका कातिल कौन है। और अचानक दूसरी तरफ से काले घोड़े पर सवार शैतानी हंसी हंसता हुआ वो आ जाता है, भाले की नोक पर बच्चे की लाश उछालता हुआ। वो दोनों सदियों से मेरे पीछे घूम रहे हैं। मैं किधर जाऊं? इस घने अंधेरे में मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। ऐ खुदा मुझे रोशनी दो। लेकिन खुदा कहाँ है? उसकी लाश भी तो मुर्दा घर में पड़ी है।